तो हमने कल बात कर ली थी साइन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की थी और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक वेव फंक्शन निकाला था लास्ट में 2/a sin n पाई x अपॉन a। ठीक है, और इससे हमने फिर जो आइगन फलन है, आइगन फलन इनकी बात कर ली थी। आइगन फलन psi1 दैट मींस n इक्वल टू 1 2 3 के लिए जो वेव फंक्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, इनकी बात कर ली थी जो आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी। ठीक है, तो जो psi1 ये प्रोबेबिलिटी है n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए ये सेंटर के अंदर, सेंटर पर मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, और n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये सेंटर के ऊपर 0 होगी। ठीक है ना, अर्थात सेंटर के ऊपर पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। डायरेक्ट ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। ओके, तो आज हम बात करेंगे आइगन मान की। आइगन मान, तो आइगन मान देखो, आइगन मान के लिए हमने k स्क्वायर इक्वल टू कुछ माना था। क्या माना था? 2m अपॉन h का t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो k की वैल्यू जो है ka, इस वेव फंक्शन के अंदर हमने जो साई वेव फंक्शन था साई इक्वल टू √2/a sin kx। ठीक है ना, इसके अंदर हमने बाउंड्री कंडीशन रखी थी x इक्वल टू a। तो इस बाउंड्री कंडीशन रखी थी तब ये k इक्वल टू क्या आया था? n पाई, याद है ना? तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गई? n पाई अपॉन a। तो यदि हम यहाँ पे जो k की वैल्यू n पाई अपॉन a इसके इक्वल रखें, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास जो आइगन फलन आए थे वो आइगन फलन किसके लिए आए थे? k की डिफरेंट वैल्यू के लिए आए थे। ठीक है ना, तो प्रत्येक आइगन फलन के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है ना, जो भी आइगन फलन है उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी है, वो भी हम यहीं से निकालेंगे। और वो कितनी होगी? तो देखो k की वैल्यू इसमें रखो, तो k स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h का t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो e की वैल्यू क्या रहेगी? एनर्जी की वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का t स्क्वायर, ओके, और 2m a स्क्वायर। तो ये जो है इसको हम आइगन मान बोलते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का t स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, तो ये एनर्जी की वैल्यू है। अब देखो जो आपने psi1 psi2 psi3 डिफरेंट आइगन फंक्शन निकाले थे उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, आइगन मान जो होंगे वो क्या होंगे? उतारिए नहीं, आइगन मान के लिए k स्क्वायर ये था 2m अपॉन h का t स्क्वायर। ठीक है ना, जहां के इक्वल टू n पाई अपॉन a होता है, ये वैल्यू इसमें पुट करने पर, ठीक है ना, इसको कोई जो भी समीकरण आपने माना था उसके आगे वाला समीकरण दे दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कि k का मान ये जो भी समीकरण है, ठीक है ना, कौन सा समीकरण कल क्लास में कौन सा समीकरण था लास्ट, उससे आगे कर दे दो इसको 6। ठीक है ना, समीकरण 6, तो का मान समीकरण 6 में रखने पर ये E की वैल्यू आएगी आपके पास। पार्टिकल की जो एनर्जी है कण की वो ये होगी।
ओके, तो देखो और n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 के लिए एनर्जी क्या होगी, E1 इक्वल टू पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m a², ठीक है। E2 क्या होगा, E2 का मतलब n इक्वल टू 2, तो 4 पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m a², ठीक है। और हटा दीजिए, E3 की वैल्यू क्या होगी, 9 3 है ना, 9 क्यूब स्क्वायर है 9 पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m a²। ऐसे आप 4 5 6 7 8, ठीक ना, जितनी भी आपको चाहिए वो निकाल सकते हो। तो ये जो साइड वेव फंक्शन है आइगन फ्लेम, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है E1, ठीक है ना। साइड 2 है, साइड 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो आइगन मान है वो E2 है। साइड 3 जो आइगन फ्लेम है आपका, उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन मान है वो E3 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, E1 की वैल्यू ये है, तो E1 अनुपात E2 अनुपात E3, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होंगे, 1 अनुपात 4 अनुपात 9, ठीक है ना। ये अनुपात भी पूछ लेता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये कैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इक्वल टू n² पाई स्क्वायर 2m²। और वैसे जब पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आपको आगे तक ये पूरी ये लाइन पर ये वैल्यू याद रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से ये E1 E2 E3 1 अनुपात 4 अनुपात, ठीक है ना, 9 अनुपात डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी सर। यहाँ पे इसको E2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर 2m², ठीक है। तो E2 की वैल्यू इसकी फॉर्म में लिखना चाहे, ठीक है ना, E1 की फॉर्म में लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 4 E1, ठीक है ना। और E3 की वैल्यू लिखना चाहे तो यहाँ पे 9 E1, ठीक है। क्योंकि ये E1 क्यों लिखा है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये इस ग्राउंड स्टेट से कितना ज्यादा है ना, ये कितना ज्यादा है, तो ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। तो यहाँ से देखो यहाँ से देखो एनर्जी लेवल को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, तो कैसे करोगे, देखो n इक्वल टू 1 के लिए ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, ठीक ना। ऐसे आगे तक चलता रहेगा। तो E1 की वैल्यू क्या है इसमें, E1 इक्वल टू पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m²। बात मत करो भाई, क्योंकि मैं डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है ना, इसको E1 मान लो, ठीक है। E1 की वैल्यू तो पता है, तो n इक्वल टू 1 के लिए E1 है, 2 के लिए क्या होगा 4E1, ठीक है ना। और ये 3 के लिए क्या होगा 9E1, ठीक है। ऐसे आगे तक ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 2-3 चीज आपको समझने के लिए मिलेगी। पहली चीज ये उतार लिया, हटा दूं, उतार लिया ना। जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है, चीज समझ भौतिकी है, ठीक है ना। चीज समझ भौतिकी के अंदर जो पार्टिकल है वो कोई भी एनर्जी ले सकता है, ठीक है ना। जो पार्टिकल है वो कोई भी एनर्जी ले सकता है, मतलब इसकी एनर्जी सतत होगी 0 से इंफिनिटी,
ई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, 1, 1.2, 1.3, ठीक है ना, 2, ठीक, कुछ भी हो सकती है, 2.3, 2.5, 2.8, है ना, ऐसे। लेकिन जब किसी पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में कन्फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को ऐसे कन्फाइंड कर देते हैं, सीमाओं के अंदर बांध देते हैं, ठीक है, तो भी उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एनर्जी की। लेकिन यहाँ पे देखना कि जब क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को सीमाओं के अंदर बांध देते हैं, ठीक है ना, बाउंड्री लगा देते हैं उसके ऊपर, तो पार्टिकल की एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती, अपने मन से कुछ भी नहीं हो सकती कि अपन जो इच्छा चाहे वो एनर्जी को दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ विशिष्ट मान होते हैं, ठीक है ना, जो आप देख रहे होंगे, n=1 के लिए क्या है, E1 है, n=2 के लिए 4 E1 है, n=3 के लिए 9 E1 है, ठीक है ना। इनके बीच के अंदर कोई वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। E1 के बाद में कुछ ऐसा है क्या, E1/2, E1/3, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, डायरेक्ट 4 E1 है, 9 E1 है। उसके बाद यदि आप देखोगे E4 की वैल्यू तो ठीक है ना 16 E1 होगी। तो इस तरीके से ये कुछ विशिष्ट मान ही होंगे जब क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को कन्फाइंड कर देते हैं या सीमाओं में बांध देते हैं, तो फिर पार्टिकल मनचाही एनर्जी नहीं ले सकता, उसकी एनर्जी के कुछ विशिष्ट मान होंगे और वो आपके सामने है। और इन विशिष्ट मानों को हम क्या बोलते हैं, आइगन मान, ठीक है। तो पहली चीज ये, ठीक है, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ भी वैल्यू हो सकती है पार्टिकल की, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ विशिष्ट मान ही होंगे, हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज कि यहाँ पे देखना, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो इस बॉक्स के अंदर रेस्ट अवस्था में रह सकता है, स्थिर अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना, इसको कोई जरूरी नहीं है गतिशील होना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए, जब किसी पार्टिकल को हम कन्फाइंड कर देते हैं, सीमाओं में बांध देते हैं, तो पार्टिकल फिर रेस्ट अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है ना। उसके लिए जरूरी है कि ये यहाँ पे चलता रहे, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में v=0 हो सकता है पार्टिकल की, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि कोई भी 0 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। v=0 का मतलब है वेलोसिटी, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, ठीक है ना, वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0, रेस्ट में रह सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में v=0 होने का मतलब क्या है, हम इसके करस्पॉन्डिंग एक वेव मानते हैं, और वेव की जो लैम्डा होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो क्या होती है, h/p, ठीक है ना। p क्या होता है, mv, तो लैम्डा h/mv। और यदि v=0 हो गया, यहाँ पे v=0 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 0, लैम्डा =इंफिनिटी, जो कि कोई मतलब सार्थक परिणाम नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई होना या न होना कोई मतलब नहीं है। लैम्डा =इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, कोई कुछ भी वेव नहीं है, ठीक है ना। वहां पे वेव भी होती है ना कि जिसकी एक फिक्स लैम्डा हो, है ना, उसको हम वेव बोलेंगे। तो पार्टिकल के लिए लैम्डा =इंफिनिटी होता है। तो पार्टिकल जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सीमाओं में मतलब बाधित कर दिया जाता है, सीमाओं में बांध दिया जाता है, कन्फाइंड कर दिया जाता है, तो उसकी जो मिनिमम एनर्जी होगी वो ये है, मिनिमम एनर्जी E1 = π²h/t²/2m·a², ठीक है ना। ये इसकी मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। इसलिए इस एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। इसको शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट को ये बोल रहे हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, समझ गए। तो जो E1 है ये क्या है, आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ओके। तो क्या पता चला यहाँ से, पहली चीज कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में है, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की कोई भी एनर्जी मतलब स्वैच्छिक एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक ना। लिख लो, यदि
दिक्कत हो तो आपको पॉइंट लगा के हटा दूं, इनको हटा दूं लोकेश। लिख लो कि जब कण को सीमाओं में, ठीक ना, बांध दिया जाता है तो ये और लिख लेना क्वांटम यांत्रिकी में या क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना, में कण की ऊर्जा का मान स्वैच्छिक नहीं हो सकता। इसके कुछ हाँ इसके कुछ विशिष्ट मान होंगे जिन्हें आइगन मान कहते हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी लेवल ये बनाइए ना, तो वही तो बोल रहा था, वो तो आ रही है, ये इन्हीं के लिए बोल रहा था। ये एनर्जी लेवल बना लेना, है ना, कोई बात नहीं, आप बना लो। ये n=1 के लिए E1, ठीक है ना, ये 4E1 n=2 के लिए थोड़ा ऐसे गैप, ये थोड़ा गैप देकर बनाना है ना, ये थोड़ा कम, फिर ये ज़्यादा, फिर ये और भी ज़्यादा, क्योंकि ये 9E1 है, ठीक है ना, फिर ये 16E1 है, तो गैप यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप आ गया, यहाँ पे ज़्यादा आ गया, ठीक है ना, ये इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो एक नया विचार आता है यहाँ से, ठीक है ना, वो क्या आता है, यहाँ से एक नया विचार उत्पन्न होता है। वो क्या होता है कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर तो जो ऊर्जा होती है उसको हम सतत मानते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूसली, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट होती है, ठीक है ना, विविक्त, ये विविक्ति है, ठीक ना। विविक्त का मतलब होता है यदि आप अलग अलग गिन सकते हो तो ये क्या है, विविक्त है। यदि इस तरीके से है, ठीक है ना, आप गिन ना पाओगे से किसी भी चीज को, तो वो क्या है, सतत है, ठीक है। उतार लो इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।